नमस्कार दोस्तों, SJS ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम बाबूराम सक्सेना कृति संस्कृत व्याकरण प्रवेश के प्राकथन से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, जिसके 35 पेज पर अध्ययन किया जा रहा है। तो चलिए, हमने जो है यानी 12वां जो प्रकरण है वो पढ़ लिया था। आज ये 13वां प्रकरण शुरू किया जाएगा। अधिक समय न गवाते हुए चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यानी यहाँ तक हो गए थे, 13वां अध्याय शुरू करेंगे। इनके अनंतरण व्याकरण के क्षेत्र में सबसे उज्ज्वल चमकने वाले सितारे तथा अनेक शास्त्रों पर समान अधिकार रखने वाले प्रखर मेधावी नागेश भट्ट नाम आता है। यानी भट्टोजी दीक्षित के बाद में यानी नागेश भट्ट जी का भी नाम आता है। तो जो नागेश भट्ट जी हैं, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। यानी ये नाम आपको ध्यान रखना है, नागेश भट्ट। अब हम नागेश भट्ट जी से आगे चलेंगे। देखो, धर्मशास्त्र साहित्य योग यानी धर्मशास्त्र साहित्य योग आदि के अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र में 1 दर्जन के लगभग टीका ग्रंथों एवं स्वतंत्र ग्रंथों का प्रणयन इस विस्तृत विद्वान की लेखनी से हुआ। यानी उन्होंने क्या क्या लिखा? धर्मशास्त्र भी लिखे, साहित्य में भी उन्होंने योगदान दिया और योग शास्त्र भी उन्होंने लिखे। धर्मशास्त्र, साहित्य और योग, इनके अलावा उन्होंने व्याकरण शास्त्र में भी काम किया था। उन्होंने अपना योगदान व्याकरण शास्त्र के लिए भी प्रदान किया। करीब 1 दर्जन से अधिक या 1 दर्जन के लगभग टीका ग्रंथ और स्वतंत्र ग्रंथों का उन्होंने क्या किया? प्रणयन किया, रचना की। क्लियर हुआ? यानी 1 दर्जन के लमसम करीब 12 ग्रंथ। इन 12 ग्रंथों में जो धर्मशास्त्र से भी संबंधित थे, साहित्य से भी संबंधित थे और योग से भी संबंधित थे, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी ग्रंथ थे जो व्याकरण के शास्त्र बने हुए थे, यानी व्याकरण शास्त्र की भी रचना इन्होंने की थी। इनमें शब्द रतन, प्रौढ़ मनोरमा पर टीका, विस्मी शब्द कौस्तुभ की टीका, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, शब्देन्दु शेखर और परिभाषेश इंदु शेषर बहुत प्रसिद्ध हैं। यानी ये इनकी रचना है। एक है शब्द रतन जो टीका लिखी गई है वो प्रौढ़ मनोरम पर लिखी गई है। प्रौढ़ मनोरम जो है, हमने अभी बताया था क्या था प्रौढ़ मनोरम। देखो, ये रहा प्रौढ़ मनोरम नाम की टीका लिखी। ये किसने लिखी? यानी किस पर लिखी? सिद्धांत कौमुदी पर प्रौढ़ मनोरम नाम की टीका लिखी। किसने लिखी? यानी भट्टोजी। देखो, भट्टोजी रामचंद्र शेष की चलाई गई नई परंपरा के ध्रुव थे, यानी भट्टोजी दीक्षित थे। यह कौन? भट्टोजी दीक्षित रंगोजी दीक्षित के पुत्र तथा शेष कृष्ण के शिष्य थे। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर, तो क्लियर हुआ, सिद्धांत कौमुदी पर प्रौढ़ मनोरम नाम की टीका लिखी तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नाम की विस्तृत व्याख्या की। तो ये जो टीका है, ये टीका भट्टोजी दीक्षित जी की है, प्रौढ़ मनोरम टीका है, और उन्होंने ही अष्टाध्यायी पर एक विस्तृत लेख बनाया, व्याख्या की, शब्द कौस्तुभ। इन दोनों नामों को ध्यान से समझो। चलिए अब आगे चलो, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इनमें शब्द रतन जो प्रौढ़ मनोरम, यानी प्रौढ़ मनोरम भट्टोजी दीक्षित जी की जो टीका थी सिद्धांत कौमुदी पर, उस टीका पर भी इन्होंने एक टीका लिखी, शब्द रतन। किसने लिखी? नागेश भट्ट जी ने। नेक्स्ट है विस्मी। देखो, कौस्तुभ यानी शब्द कौस्तुभ की टीका, शब्द कौस्तुभ की ये टीका है विस्मी। इसको लिखा है नागेश भट्ट जी ने। लेकिन भट्टोजी दीक्षित जी थे,
उन्होंने शब्द कौस्तुभ की टीका लिखी थी, व्याख्या की थी अष्टाध्यायी पर। ये जो है अष्टाध्यायी की व्याख्या है। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? भट्टोजी ने, यानी भट्टोजी दीक्षित जी थे। उन्होंने अष्टाध्यायी पर कौस्तुभ नाम की एक व्याख्या की टीका लिखी और उस पर भीमी नाम की एक टीका लिखी नागेश भट्ट जी ने। क्लियर हुआ? चलिए, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, ये व्याकरण सिद्धांत था मंजूषा। शब्देंदु शेखर और परभाषेंदु शेषर बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये व्याकरण सिद्धांत से संबंधित ग्रंथ है मंजूषा। व्याकरण सिद्धांत मंजूषा पूरा नाम है इसका। शब्देंदु शेखर, परभाषेंदु शेषर, ये दो और हैं, शब्देंदु शेषर और परभाषेंदु शेषर। तो ये जो है उनके, एक है शब्दरत्न विस्मी, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, शब्देंदु शेखर, परभाषेंदु शेषर, ये 4 ग्रंथ इनके प्रसिद्ध हैं। नागेश भट्ट ने गंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव्य न्याय की प्रतिपादन शैली में गंभीर और सूक्ष्म विचार प्रकट किए हैं। यानी गंगेश उपाध्याय जो थे उन्होंने कौन सी शैली प्रतिपादन की? नव्य न्याय की प्रतिपादन शैली। ठीक। नेक्स्ट है सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप बालकों की सुविधा के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में वरदराज आचार्य ने किया। वरदराज आचार्य ने क्या किया? जो सिद्धांत कौमुदी थी, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हम। देखो सिद्धांत कौमुदी की अभी चर्चा चली थी, देखो ये रही। सबसे पहले यहाँ से ये कहानी शुरू हुई है। देखो 1350 में रूपमाला की जो रचना की विमल सरस्वती जी ने की, लेकिन तत्पश्चात जो रामचंद्र जी थे उन्होंने 15वीं शताब्दी में प्रक्रिया कौमुदी को लिखा। लेकिन इसी प्रक्रिया कौमुदी को आधार बना करके थोड़ा बहुत इसमें और परिवर्तन करके 1930 में भट्टोजी दीक्षित एक विद्वान हुए और उन्होंने इस सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो ये सिद्धांत कौमुदी जो है भट्टोजी दीक्षित की है, लेकिन जो आधारशिला रखी वो रामचंद्र जी थे। उन्होंने सबसे पहले प्रक्रिया कौमुदी की रचना की, तत्पश्चात उन्हीं का अनुसरण करते हुए 1930 ईस्वी में सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित द्वारा की गई। उसके बाद में ये सिद्धांत कौमुदी चलती रही, कई टीकाएं लिखी गईं। फिर इसी सिद्धांत कौमुदी को संक्षेप में बालकों की सुविधा के लिए, जिसको बालक आसानी से पढ़ सकें, उसको संक्षेप किया गया और उसकी थोड़ी बहुत जहाँ संक्षेप में व्याख्या की गई थी उसको थोड़ा विस्तृत रूप किया गया। तो संक्षेप में उस सिद्धांत कौमुदी को इस प्रकार किया गया जिससे कि बालक उसको आसानी से पढ़ सकें, बालकों की सुविधा के लिए। लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के नाम से वरदराज आचार्य जी ने 2 ग्रंथ लिख दिए। क्लियर हुआ? फिर से एक बार, ये सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी ऐसे नहीं, चलो यहां से देखो, यहां डालो रामचंद्र, क्योंकि आधार इन्होंने दिया। रामचंद्र के बाद रामचंद्र जी ने प्रक्रिया कौमुदी को आगे बढ़ाया। इस प्रक्रिया कौमुदी को ले जा करके
सिद्धांत कौमुदी बनाया। सिद्धांत कौमुदी, ये सिद्धांत कौमुदी किसने बनाया था? ये बनाया था भट्टोजी दीक्षित द्वारा। भट्टोजी दीक्षित ने इस प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर संक्षेप करके सिद्धांत कौमुदी की रचना की और इस सिद्धांत कौमुदी को बालकों की सुविधा के लिए संक्षेप में करके जो वरदराज आचार्य थे, वरदराज आचार्य थे, उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, एक था मध्य सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो ये इसका ऐतिहासिक पॉइंट रहा है कि पहले रामचंद्र जी ने प्रक्रिया कौमुदी की रचना की थी और तत्पश्चात भट्टोजी दीक्षित जी ने उसी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी और इस सिद्धांत कौमुदी को संक्षेप में करके बालकों की सुविधा के लिए वरदराज आचार्य जी ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ बना दिए, एक तो लघु सिद्धांत कौमुदी और एक मध्य सिद्धांत कौमुदी। इनमें जो लघु सिद्धांत कौमुदी है ये अत्यधिक प्रसिद्ध हुई, मध्यम सिद्धांत कौमुदी कम प्रसिद्ध हुई। तो चलिए यहाँ से देखो, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी या लघु कौमुदी का प्रचार बहुत हुआ। यानी लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य जी के द्वारा बालकों की सुविधा के लिए जब लिखी गई थी तो अत्यधिक सरल भाषा में लिखी गई थी, जिसको हर कोई जन समझ सकता था, जिससे उसे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी मध्य सिद्धांत कौमुदी की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुई। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है, अब हम 14वां प्रकरण पढ़ेंगे। यहाँ हम संक्षेप में अन्य पद्धतियों का भी उल्लेख मात्र कर दे रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। देखिए 470 ईस्वी के लगभग बौद्ध पंडित चंद्रगोमी ने बहुत कुछ पाणिनि के आधार पर ब्राह्मण्य प्रभाव से बचते हुए बौद्धों के लिए चांद्र व्याकरण बनाया। ये 470 ईस्वी की घटना है। तो पंडित यानी ये कौन थे? बौद्ध पंडित चंद्रगोमी। जो बौद्ध पंडित चंद्रगोमी थे उन्होंने पाणिनि जी के आधार पर ब्राह्मण प्रभाव से बचते हुए, देखो बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध अनुयायी वो वैदिक धर्म को कम फॉलो करते हैं, वो वैदिक साहित्य में भी कम रुचि रखते हैं। इसलिए ब्राह्मण प्रभाव से बचते हुए, लेकिन आधार पाणिनि ने जिस प्रकार अष्टाध्यायी की रचना की थी उसी तरीके से बौद्धों के लिए एक चांद्र व्याकरण की भी रचना की गई। और चांद्र व्याकरण की रचना किसने की? यानी चंद्रगोमी पंडित थे, पंडित चंद्रगोमी थे, जो एक बौद्ध भिक्षु थे, आचार्य थे। उन्होंने चांद्र व्याकरण की रचना की, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण प्रभाव से उस व्याकरण को नहीं जोड़ा। इसमें 3100 के लगभग सूत्र हैं, तो वहीं 4000 के लगभग पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी तो सूत्र हैं भाई। पाणिनि की अष्टाध्यायी में सूत्र हैं 4000 के लमसम। बताइए, तो 4000 के लमसम सूत्र हैं पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में। तो जो चांद्र व्याकरण है जिसकी रचना पंडित चंद्रगोमी द्वारा की गई,
उसमें भी 3100 सूत्र हैं। इसके पहले सर्ववर्मा ने ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण की रचना संभवतः ईसा की पहली शताब्दी में की थी, है ना। यानी सर्ववर्मा ने, सर्व जो वर्मा थे उन्होंने ऐन्द्र व्याकरण, ये देखो सबसे पहला व्याकरण है ऐन्द्र व्याकरण, यानी ये पाणिनि से भी पहले का व्याकरण माना जाता है। ऐन्द्र व्याकरण संप्रदाय बहुत लंबे समय से चलने वाला पाणिनि से पूर्व का व्याकरण है ऐन्द्र व्याकरण। ऐसा माना जाता है कुछ इतिहासकारों का और कुछ आचार्यों का, कुछ विद्वानों का, कि पाणिनि से पूर्व ऐन्द्र व्याकरण अत्यधिक प्रसिद्ध व्याकरण था। कात्यायन, वररुचि इत्यादि जो व्याकरण शास्त्री या व्याकरण आचार्य हुए वो ऐन्द्र व्याकरण के संप्रदाय ही माने जाते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो सर्ववर्मा एक आचार्य हुए और उन्होंने ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण की रचना की। अब बता सकते हो कातंत्र व्याकरण है उसकी रचना किसने की? सर्ववर्मा द्वारा की गई। और कब की गई? पहली शताब्दी में। जैनेन्द्र व्याकरण छठी में तथा शाक्टायन शब्दानुशासन 8वीं में, हेमचंद्र का शब्द अनुशासन 12वीं में, सारस्वत व्याकरण भूपदेव का मुग्ध बोध, जोमर व्याकरण 13वीं में, सौपद्य व्याकरण 14वीं शताब्दी में लिखे गए। यानी ये जो ग्रंथ हैं ये ऐतिहासिक रूप से क्रमवार दिए गए हैं। इनका देखो टाइम पीरियड भी साथ साथ बताया जा रहा है कि देखो 470 BC में, ये ईस्वी नहीं है ये BC है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 470 BC। देखो 470 BC में चंद्रगोमी ने चांद्र व्याकरण तैयार किया। उसके बाद में पहली शताब्दी में सर्ववर्म ने कातंत्र व्याकरण तैयार किया और उसका आधार था ऐन्द्र व्याकरण। क्लियर हुआ? उसके बाद में पहली शताब्दी हो गई। अब 6वीं शताब्दी में यानी जैनेन्द्र व्याकरण निकल के आया। जैनेन्द्र बुद्ध के द्वारा लिखा गया था। जैनेन्द्र व्याकरण 6वीं में तथा शाक्टायन शब्दानुशासन 8वीं में। 8वीं में शब्दानुशासन लिखा गया शाक्टायन, और हेमचंद्र का जो है वो 12वीं शताब्दी में। सारस्वत व्याकरण भूपदेव का मुग्धबोध, जोमर का व्याकरण 13वीं में और सोपद्य व्याकरण 14वीं शताब्दी में लिखे गए। तो इस तरीके से ये एक टाइम फ्रेम में दे रखे हैं कि कौन सा व्याकरण है, कब लिखा गया है, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो। इनमें प्रायः पाणिनि के संशोधन एवं सरलीकरण का प्रयास हुआ है। ये जितने भी व्याकरण लिखे गए उनमें पाणिनि जी का महत्व अधिक माना गया है कि जितने भी व्याकरण लिखे गए हैं वो पाणिनि जी को अनुसरण करके लिखे गए हैं। यानी यह पाणिनि जी के जो ग्रंथ है कहीं कहीं उसमें संशोधन करके ये व्याकरण तैयार किए गए हैं, ऐसा माना गया है। संशोधन और सरलीकरण का प्रयास हुआ है। बस एक ही चीज़ है यहाँ पे, जो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी थी उसका वहाँ पे संशोधन और सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे ही जिन जिन विद्वानों ने अष्टाध्यायी का सरलीकरण करने का प्रयास किया, संशोधन करने का प्रयास किया, 2-4 संशोधन कर लिए, 10-5 संशोधन कर लिए, या जो संक्षेप में सूत्र थे उनकी ठीक तरीके से व्याख्या कर दी, उनका सरल स्वभाव बना दिया, तो वही संप्रदाय का व्याकरण बन गया। तो मुख्य रूप से इन सभी व्याकरणों का 14वीं शताब्दी तक जितने भी, अभी हमने 470
BC से चंद्रगोमी चंद्र व्याकरण से शुरू किया और सौपद्य व्याकरण 13वीं शताब्दी तक हमने अध्ययन किया है। इन सभी व्याकरणों में सिर्फ यही बात तय की गई कि पाणिनि व्याकरण का संशोधन करना और सरलीकरण करना। यानी अब यहाँ ये बात आपको स्पष्ट दिख रही होगी कि पाणिनि व्याकरण जो है अर्थात अष्टाध्यायी कितनी इम्पोर्टेंट है। संस्कृत के लिए अष्टाध्यायी एक रामबाण औषधि बन चुकी थी। इनमें प्रायः पाणिनि के संशोधन एवं सरलीकरण का प्रयास हुआ है तथा बहुतों ने न्यूनतम सूत्रों की संख्या के लिए जी जान से कोशिश की है। न्यूनतम सूत्रों की, कम से कम सूत्र। पाणिनि जी ने देखो 4000 सूत्रों के लगभग अष्टाध्यायी में रचना की। उसके बाद में कात्यायन जी ने अपने वार्तिक जोड़े। तत्पश्चात पतंजलि जी ने अष्टाध्यायी का जो दुर्गम स्वभाव हो गया था, जिसको समझना काफ़ी कठिन था, उस पर कुछ महाभाष्य भी लिखे। लेकिन एक बड़ी मात्रा में 4000 सूत्र एक ग्रंथ में होना नॉर्मल बात नहीं है। तो जो विद्वान हुए उन्होंने कहा कि इनके कुछ सूत्रों को कम किया जाए, यानी न्यूनतम करने का प्रयास भी किया है, कोशिश की है। मुग्धबोध में 1200 तथा सारस्वत में केवल 700 सूत्र हैं और ऐसा प्रयास किया कि इनके सूत्रों की संख्या कम करके कम की जाए। तो जो मुग्धबोध है उन्होंने 1200 सूत्र, सारस्वत हैं उसमें 700 सूत्रों की रचना की। ये दो प्रचलित यानी ये दो चले भी हैं। वोपदेव वैष्णव थे, अतः उनका व्याकरण वैष्णव रंग में रंगा हुआ है, इसलिए उनके व्याकरण का अभी तक बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का कार्यक्षेत्र में बहुत प्रचार है। यानी जो वोपदेव थे वो ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, उनका व्याकरण जो है बंगाल में अधिक चलता है, चैतन्य महाप्रभु के कार्यक्षेत्र में। तो देखिए सारस्वत व्याकरण पर 17वीं सदी में रामाश्रय ने सारस्वत चंद्र का नामक टीका लिखी 17वीं शताब्दी में जाकर के, और वह भी कुछ समय पूर्व तक काशी के क्षेत्र में बहुत प्रचलित रही। जो सारस्वत चंद्र का नाम की टीका थी वो भी बहुत लंबे समय तक चलती रही। अन्यों का प्रभुत्व तो बहुत पूर्व से ही हट चुका है, कुछ शेष नहीं है, लेकिन कुछ जो शेष हैं उनकी चर्चा यहाँ पर कर दी गई है। तो आज की हमारी ये क्लास होगी केवल यहीं तक रहेगी। इससे नेक्स्ट क्लास में हम पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की विधि को पढ़ेंगे और तत्पश्चात ये हमारा जो प्राकथन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।